मैं आपका मेंटर अरविंद आर कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डी ब्रोगली द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली से तरंग की तरंगदैर्घ्य। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य या दी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य, दी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम पिछले लेक्चर में, हमने और ये आया था आपका फॉर्मूला लैम्डा बराबर, बेसिक फॉर्मूला आया था H/P या H/mb या H/√2m3 2mk। यहाँ पे गतिज ऊर्जा थी या आपने द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग से संबद्ध तरंगदैर्घ्य ज्ञात की थी। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या आएगा आपका? आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। गतिशील आवेशित कण, गतिशील आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, गतिशील आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अब गतिशील आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो माना एक आवेशित कण, हमने ऐसा माना एक आवेशित कण, माना एक आवेशित कण जिसका आवेश Q एवं द्रव्यमान, स्मॉल m एवं द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, वह भी विभवांतर से त्वरित होता है, विभवांतर से त्वरित होता है। ठीक है, क्या कहा हमने? माना एक आवेशित कण जिसका आवेश Q द्रव्यमान m है, भी विभवांतर से त्वरित होता है। तब कण की गतिज ऊर्जा, तो इस कण की गतिज ऊर्जा क्या आएगी? गतिज ऊर्जा आएगी K=QV। एक बार देखें ये फॉर्मूला कैसे आया। हमने पढ़ा है विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, इसका इधर गुणा करें तो कार्य W बराबर QV और कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो K बराबर QV। तब डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य या तब आवेशित कण की कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो आवेशित कण से डी ब्रोगली कितनी तरंगदैर्घ्य संबद्ध होगी उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो आएगी वो आएगी लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mk। K का मान रखने पर तो हमने यहाँ पे क्या किया? K का मान रख दिया, तो जाएगा लैम्डा बराबर H/√2mqv। ये आ गया। अब जो भी आवेश है उसका द्रव्यमान, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो आवेश और द्रव्यमान रख दें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन के लिए चाहिए तो आवेश या द्रव्यमान रख दें। तो बात क्लियर हो गई। अब देखें इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करते हैं। तो हमने लिखा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध
इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना, डी ब्रोंगली तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना। ठीक है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तब देखें आवेशित कण की तरंगदैर्घ्य, आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य, आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य। तो आवेशित कण से कितनी डी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य संबद्ध होगी, इसको देखें तो यह जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m⁴ v क्या है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, v क्या है, विभवांतर है। v क्या है, विभवांतर है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होगी, इसको देखते हैं। तो यह जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य आएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, इलेक्ट्रॉन का आवेश eV। अब वी नो दैट, हमने क्या पढ़ा है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो वी नो दैट हमने ऐसा पढ़ा है क्या, h की जो वैल्यू है वो होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m का मान क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और v के बारे में तो अलग अलग हो सकता है। सभी मान समीकरण 1, इसको नाम दे दिया, तो हमने लिखा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप सभी मान यहाँ पे पहले समीकरण में रखेंगे तो हमने लिखा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये जो भी मान है उनको हम कहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो देखें क्या बनेगा, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2, m का मान क्या 9.1 10⁻⁻31, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 इंटू v। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 19 और 31 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो 50 का रूट सॉल्व कर सकते हो आप, माइनस का 25 आ जाएगा, है ना, पावर में ध्यान रखना। फिर देखें इसको सॉल्व करें, तो इसका रूट 0.4 होना चाहिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 3.2, ठीक है, कितना 3.2। 1.6 का रूट भी हमको 0.4 नहीं 1.6 का रूट अलग से सॉल्व करना होगा। ये आएगा आपका क्या 6.63 10⁻⁻34 अपॉन। अब देखें इसको जरा सॉल्व करें तो हमने ये 32 का 9 से 3.2 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। बात क्लियर हुई, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम इसका रूट जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 5.4। याद रखें 9.1 2 और 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3.2
और इसको अप्रॉक्स 3.2 आया, अप्रॉक्स 9 माने तो 27 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 5.4 आएगा। ये 31 और 19 माइनस का 50 हो गया, माइनस के 50 का रूट सॉल्व किया तो माइनस का 25 रूट वी, ये बन गया। इसको हमने किया सॉल्व, जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आगे ये बनेगा आपका माइनस का 25 और माइनस का 34 कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -9 रह जाएगी। और इसका डिवाइड दिया हमने जब, तो ये फाइनली आपका आंसर जो बना वो बन गया लैम्डा इज इक्वल टू क्या 6.63 अपॉन 5.4 रूट वी इंटू 10 की पावर -9। सोल्व आउट किया तो ये बना 1.227 अपॉन रूट वी इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हमने एक और चीज़ करी यहाँ से सॉल्व, क्या लैम्डा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1.227 अपॉन रूट वी, -9 को हटाया तो आंसर बन गया नैनोमीटर में। किस में बन गया आंसर? नैनोमीटर में। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, याद रखें। बट हमको अगर आंसर नैनोमीटर में नहीं कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने 1.227 अपॉन रूट वी, इसमें 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिवाइड वाला 10 था उसको ऊपर लिख दिया तो ये -10 हो गया। मतलब ये बना 12.27 अपॉन रूट वी और इंटू 10 की पावर -10। तो -10 को हटा के एक और फॉर्मूला बना यहाँ पे वेवलेंथ का, तरंग दैर्घ्य का, जो बन गया 12.27 अपॉन रूट वी और -10 हटाया तो ये बन गया एंगस्ट्रॉम। क्या बन गया? एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कर ली। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इस पर एक दो न्यूमेरिकल। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, 100 वोल्ट के विभवांतर, 100 वोल्ट के विभवांतर पर 100 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित, 100 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध क्या बताया, 100 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है या दिया क्या गया है। दिया है गिवन कंडीशंस के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया क्या है, विभवांतर दिया गया है आपको 100 वोल्ट। अब डी ब्रोगली तरंग से इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। मान रख लेते हैं 12.27 रूट 100, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई 12.27, 100 का रूट 10 आ जाएगा। सॉल्व किया तो 1.227 एंगस्ट्रॉम फाइनल आंसर। बात क्लियर हो गई। ऐसे आपको ये सॉल्व करना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कई बार। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 100 वोल्ट की जगह अब से 64 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 81 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब वैल्यू ऐसी होगी जिसका रूट आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे क्या आता है। ऐसे कहते हैं समान विभवांतर पर त्वरित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, समान
विभवांतर पर त्वरित, विभवांतर पर त्वरित, समान विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन, समान विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं अल्फा कण, एवं अल्फा कण से संबद्ध। अब कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे आपको प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण दे दें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण दे दें, तो समान विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं अल्फा कण से संबद्ध, डी ब्रोंगली, डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य का, डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य का, तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। क्या पूछा गया है? समान 3 पूछ लिए गए हैं, कई बार 2 भी पूछ लेते हैं या सिंपल 1 भी पूछ लेते हैं, ये अलग अलग कंडीशंस में डिपेंड करता है, ठीक है। एक बार प्रोटॉन अल्फा कण आया था, एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण आया था, तो डजंट मैटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा आंसर में। आंसर में बनेगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है h/√2m⁴, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश समझना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन के आवेश के बराबर, या सिंपली ऐसे लिख लें, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और अल्फा कण, अल्फा कण होता है 2He4, बस यहाँ समझना है थोड़ा सा, 2He4। तो इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना और द्रव्यमान जो है वो 4 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य है वो H तो कांस्टेंट है सभी के लिए, व्युत्क्रमानुपाती है M और Q के, विभवांतर भी समान है, विभवांतर क्या है? समान है। तो हमने ऐसे लिखा लैम्डा इलेक्ट्रॉन अनुपात लैम्डा प्रोटॉन अनुपात लैम्डा अल्फा कण। इसके लिए सॉल्व करते हैं हम, बराबर। अब बताइए, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान होता है, ठीक है। तो m इलेक्ट्रॉन m प्रोटॉन सेम होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग हो जाएगा द्रव्यमान, तो फिर थोड़ा सा हम इसको इलेक्ट्रॉन की जगह केवल प्रोटॉन कर लें ताकि इजी गोइंग सॉल्व कर सकें। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दें, केवल त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य की गणना करना है, ठीक है। हो तो उसके लिए भी जाएगा, लेकिन हमने लिखा यहाँ पे किसके लिए? प्रोटॉन के लिए और अल्फा कण के लिए। ये था एक्चुअली क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है आपके। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो m अल्फा कण अपॉन m प्रोटॉन, उल्टा होगा ना। और आवेश किसका होगा? आवेश की बात करें तो अल्फा कण का बट्टे आवेश किसका होगा? प्रोटॉन का। मान रखें एक बार, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के कितने गुना? 4 गुना, m प्रोटॉन अपॉन m प्रोटॉन। आवेश की बात करें तो 2 गुना, ठीक है, अपॉन q प्रोटॉन। जो आवेश है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन से और द्रव्यमान 4 गुना होता है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व किया तो QP से QP, MP से MP दिया जाएगा रूट में 4 गुणा 2/1। तो देखिए अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया यहाँ पे तुम्हारा क्या? ये बन गया QP अनुपात लेमडा P लेमडा अल्फा इक्वल टू 4 का रूट 2 हो जाएगा 2√2 1। इसमें थोड़ा सा जो आपको पहले दिया था हो तो वो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण। इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो आपको सबका लिखना पड़ेगा। किस किस का लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का, सबका लिख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा अनुपात में, और एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इतना पढ़ के आइएगा। कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।